जी, तो नमस्ते मैम, सादर प्रणाम। खुश रहो जीते रहो। अ, आशा करते हैं मैम आप इस कोरोना काल में बिल्कुल सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। बिल्कुल स्वस्थ हैं तुम लोगों की दुआओं से। जी और जी। बिल्कुल मस्त हैं। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर से आप सबसे रूबरू हूँ इस इंटरव्यू की श्रृंखला में, जिसका नाम है इनफॉर्मल इंटरव्यू, जहाँ हम बात करते हैं कला जगत की अलग अलग विभूतियों से, जिन्होंने अपनी कला के बल पर एक नया मानक स्थापित किया है, एक नया स्थान बनाया है। तो उसी सिलसिले में आज हम जिनसे बात कर रहे हैं उनका परिचय दूं उससे पहले एक बहुत ही प्रेरक कहानी है जो महिला कलाकारों को जरूर सुननी चाहिए। वो ये कि एक बच्ची जो थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में स्कूल में जाती है, क्योंकि उसे डांस बहुत पसंद होता है, इसलिए उसके टीचर्स उसे एक्टिंग में भी धीरे धीरे मोड़ देते हैं, और फिर वो सिलसिला वहां से शुरू होता है। और फिर एक लंबा गैप आता है, उसी बच्ची की शादी होती है, फिर वो महिला बनती है, और फिर वो एक लंबा गैप, फिर नैतिक दायित्वों से भरा हुआ जीवन वो उन्हें निभाते हुए, ये मैं इसलिए कह रहा था महिला कलाकारों के लिए इसलिए प्रेरक स्टोरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने सपनों को इसलिए तज देते हैं क्योंकि उनकी शादी हो जाती है, वैवाहिक जीवन में वो व्यस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख है कि वही महिला ये सारी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए, नैतिक कर्तव्यों को निभाते हुए, वहां तक पहुंचते हुए फिर एक बार थिएटर की तरफ रुख करती हैं, और थिएटर में एक अलग पहचान बनाती हैं, और इतना उन्हें अपनत्व मिलता है कि हम जैसे रंगकर्मी उन्हें अम्मा कहकर संबोधित करते हैं। और ये सिलसिला अनवरत जारी रहता है, और फिर वही फिल्मों की तरफ रुख करती हैं, और फिर इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई जानी मानी फिल्म गुलाबो सिताबों में आयुष्मान खुराना की अम्मा बनकर हम लोगों के सामने हम लोगों से रूबरू होती हैं। तो मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली अर्चना शुक्ला मैम से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और मेरा सादर प्रणाम। खुश रहो और सभी का धन्यवाद, और साथ में तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। जी, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। मैम, इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके शुरुआती सफर के बारे में, जैसा मुझे सूक्ष्म जानकारी थी, आप उसे विस्तार से बताते हुए अगर बताना चाहें कि कहाँ से शुरुआत हुई और क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे कैसे पड़ाव मिले आपको, कैसी रही शुरुआत। शुरुआत मेरी बहुत अच्छी रही। जी और मेरे ख्याल से आज तक का मेरा सफ़र बहुत अच्छा ही रहा है, क्योंकि जी। मेरे परिवार से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। जब मैं 3 साढ़े 3 साल की बच्ची थी, पता नहीं ये सब गॉड गिफ्टेड होता है, डांस शायद मेरे खून में था। तो मैं डांस करती थी, तो मेरे घर में जितने भी बड़े लोग थे शायद बहुत पसंद आता था उन्हें। तो वो मैं अपने स्कूल में हूँ या मेरी बुआ जी भी जैसे टीचर थी, लेक्चरर थी, उनके स्कूल जाती थी, तो बस एक ही काम था, तुम डांस दिखाओ डांस दिखाओ। तो ये डांस का सिलसिला वहां से शुरू होके फिर कॉलोनी के लोगों तक पहुंचा, परिवार में। यानी कि मैं और डांस एक दूसरे के पूरक थे। हर वक्त का डांस फिर वो स्कूल में बड़ी क्लासेस में जाने पर वो कंटिन्यू हुआ, जो कि गुरुजनों के रास्ते दिखाने से थोड़ा निखरता गया। जी उसके बाद जब हाई स्कूल पार किया तो एक्टिंग में भी मौका मिला, वो करते रहे। फिर शादी हो गई। जी। पर इसके पहले का जो सफर था वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्टिव था। मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक बहुत बड़े महान कलाकार थे, उन्हीं अच्छा। का शायद आशीर्वाद है जो आज मैं यहाँ हूँ। मेरी माँ का सपोर्ट बहुत ज्यादा था। इसके बाद शादी हो गई तो जाहिर सी बात है, एक आप माहौल छोड़ के दूसरे माहौल में दूसरी जिम्मेदारी में आते तो ब्रेक लगता है। तो उसको भी निभाना, वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो उस ब्रेक को मैंने आनंद पूर्वक एक्सेप्ट किया। बच्चे हुए, बहुत प्यारे बच्चे मेरे, उनका भविष्य बनाना ज्यादा जरूरी था। जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर मुझे लगा कि अब मेरे पास काफी वक्त खाली है, तो मुझे करना चाहिए कुछ। तो मैंने लखनऊ में एक राह खोजी, ये कला का गढ़ है, और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी शुरुआत मिली, जिससे मुझे ये भी पता चला कि मैं एक्टिंग और डांस और इसके अलावा भी कुछ
और कर सकती हूँ। मैंने अपनी करियर की शुरुआत लेखन से की, अच्छा। और उसमें मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मेरे जो भी डायरेक्टर थे मेरे प्रोग्राम के, उन्होंने अप्रिशिएट किया। आप अगर और नाम उसके लेना चाहें बाद तो बेशक नाम लेते हुए बताते चले मैम। हाँ, मैंने ईटीवी उत्तर प्रदेश में एक बच्चों का कार्यक्रम था अक्कड़ बक्कड़, जी। उसके डायरेक्टर थे निमिष कपूर जी। मैं तो गई थी अपने लिए एक्टिंग का कुछ प्लेटफॉर्म खोजने के लिए कि एक्टिंग करने को मिलेगी, चैनल है, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो उनसे मिली तो उन्होंने कहा मैम एक्टिंग का नहीं है हमारे पास, पर ऐसा ऐसा है कुछ लिखने के लिए, क्या आप लिख सकती हैं? मैंने कहा देखो, आपको अगर इस फील्ड में जाना है तो कुछ नया भी करना चाहिए और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। जी। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, और मैंने उसे लिखा, और मुझे बड़ा मजा आया लिखने में, क्योंकि बच्चों के लिए लिखना था और बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो इस तरह से वो सफर, और वहीं पे एक बहुत अच्छे सज्जन पुरुष, एक संजीव अवस्थी नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि जी। बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने शायद मेरी उत्सुकता को, जिज्ञासा को ताड़ लिया, और उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि क्या आप करना चाहती हैं, क्या है? मैंने उनसे बताया कि मैं एक सीरियस रूप में एक्टिंग करना चाहती हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे विनोद मिश्रा जी का पता दिया कि आप राय उमानाथ बली चले जाइए, और वहां पे वो मिलेंगे, उनसे आप मिलके अपनी बात कहिए। इत्तेफाक से वो विनोद मिश्रा सर उस समय एक प्ले कर रहे थे, उसकी रिहर्सल चल रही थी, कहानी एक गांव की। मैं गई तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, बच्चों से कहा चलिए इनसे पढ़वाइए। वो मेरा पहला प्ले था, लखनऊ में जी। मेरी पहली शुरुआत थी, और आज आप लोग के सामने हूँ। जी। मैम, रंगमंच में आपका पहला प्ले कौन सा था? ये था कहानी एक गांव की। अच्छा। हम्म। उसके बारे में कुछ और बताएं। बहुत सारे कलाकार थे। जी जी। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ उस प्ले के, पहले प्ले के बारे में अगर आप बताना चाहें कि वो किस तरीके से मिला हाँ, आपसे। हाँ, वो इसी तरह से जब मैं गई तो विनोद सर ने कहा कि ठीक है आप आइए, और वहां पे जो टीम के लोग थे सभी सीनियर थे मुझसे, तो हम्म। उनसे कहा कि भाई इनको माँ का कैरेक्टर पढ़वाइए। मैंने हम्म। पढ़ा तो, जी। और मेरा सौभाग्य, उसमें बड़े दिग्गज लोग काम कर रहे थे। एक विजय श्रीवास्तव जी थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी एक्टिंग लाजवाब थी। और मेरे हस्बैंड ने पहला प्ले देखा था, मुझे स्टेज पर पहली बार देखा था, पर वो आज तक विजय श्रीवास्तव जी के फैन हैं। ओके। तो उसमें कई सारे बहुत अच्छे सीनियर एक्टर थे, बच्चे थे, और मुझे माँ बनने का जो सौभाग्य मिला, वो माँ आज तक जारी है माँ का सफर। और आगे भी जारी रहेगा, मैं ऐसी कामना करता हूँ। बिल्कुल। मैम, एक प्ले जो बहुत ज्यादा हुआ और जिसके लिए आपको जाना जाता है, गुलाब बाई, आपने उसके तकरीबन 16 शोज किए, उसके बारे में बताएं कैसे। वो भी इत्तेफाक से मिला, वो दर्पण का, दर्पण संस्था, सभी जानते हैं उसके बारे में। और थपलियाल सर, हम्म। जिनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जी। उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती, वो एकम एक है। उन उनका डायरेक्शन था, वहां पे उसकी रिहर्सल, रीडिंग वगैरह चल रही थी, तो किसी आर्टिस्ट ने मेरा नाम सजेस्ट किया इस कैरेक्टर के लिए। तब ये बहुत छोटा सा कैरेक्टर हुआ करता था। तो मैं गई दर्पण में, जी। तो सर ने कहा कि इसको पढ़िए। हम्म। तो मैं उसको रीडिंग किया, फिर सर को पता नहीं क्या लगा, वो धीरे धीरे उस रोल को बढ़ाते चले गए, और उन्होंने बड़ा कर लिया। और जी। गुलाब भाई जी मुझे इसलिए बहुत प्रिय हैं कि जब मैं बचपन से नौटंकी का नाम सुनती थी, हम लोगों में नौटंकी देखना सुनना तो कोई रिवाज नहीं होता था, पर जब जी। टेलीविजन आया तो इसमें मैंने एक बार गुलाब भाई जी का इंटरव्यू देखा था, और अच्छा। इत्तेफाक से वो थपलियाल सर ने लिया था, तब मैं जानती नहीं थी। तो ओ। और गुलाब भाई जी हमारे कानपुर की रहने वाली हैं, हम्म। मैं कानपुर की हूँ, तो थोड़ा सा एक लगता है कि एक लगाव ये होता है क्या दूसरे के शख्सियत कलाकार रही है। तो जब तपलियाल सर ने बुलाया और रीडिंग करवाया, उन्होंने कहा बेटा क्या मैं इसको और बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ, आप इसको ऐसे करिए। धीरे धीरे वो कैरेक्टर को मैं आत्मसात करती चली गई। अच्छा लगा कि एक लाइव जो जिंदा इंसान थी, उसकी उसके मतलब कैरेक्टर को मैं प्ले कर रही हूँ। अब मैं कितना न्याय कर पाऊंगी ये तो पता ही नहीं, पर हम लोगों को निखारने में थपलियाल सर का खुद का बहुत ज्यादा योगदान है। उन्होंने जिस तरह से करवा लिया, जी। इसलिए वो अच्छा निकल गया। क्या बात है।
अच्छा, जो लोग थपलियाल सर को नहीं जानते हैं, जो लोग देख रहे हैं इंटरव्यू में, तो मैं उनको बता दूं कि थपलियाल सर लखनऊ के जाने माने रंगकर्मी हैं। अगर कुछ लखनऊ में कुछ शीर्ष निर्देशकों की बात हो तो उनका नाम हमें हमें लगता है सबसे ऊपर आएगा। तो दर्पण संस्था से वो ज्यादातर काम करते हैं। जी मैम, आगे बताएं, आपका दर्पण दर्पण लखनऊ संस्था से कैसे जुड़ाव हुआ? पहला शो कैसे मिला? पहला शो कई साल पुरानी बात है। जी। विजय तिवारी सर और हमारी वहीं पे दर्पण में ही एक गजफुट इंच की रिहर्सल चल रही थी विनोद सर की। जी। तो वहीं पे सीएम साहिबा की रिहर्सल दर्पण की चल रही थी। तो विजय तिवारी सर ने उनसे कहा कि मेरे साथ एक और को एक्टर थी, तो विजय तिवारी सर ने कहा कि इन्हें हमारे प्ले में दे दीजिए। तो हमने उसमें छोटा सा किरदार किया था। फिर इस तरह से दर्पण से जुड़े। फिर एक लंबा अरसा हो गया दर्पण में कोई काम नहीं किया। फिर दोबारा मौका मिला। तब तक मैं काफी शोज कर चुकी थी और दूसरे प्लेस के। तो डॉक्टर रस्तोगी जी, जिनको सभी जानते हैं, इंडिया फेम आर्टिस्ट हैं वो, और बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा एक प्ले हम कर रहे हैं, वो भी थपलियाल जी का ही डायरेक्शन था। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ इसमें एक रोल है, वो तुम करो। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि आपने कहा मुझे, मैं करूंगी। तो वो मैंने किया फिर दोबारा, और वो एक लंबा समय मिला दर्पण के लोगों से जुड़ने का। अच्छा। तीसरा प्ले मेरा गुलाब भाई था, जो एक अमर कहानी हो गई। जी मैं बिल्कुल। जिंदा रहूंगी तब तक इस प्ले को, इस कैरेक्टर को कभी भूल नहीं पाऊंगी। जी। और मैम, और कोई ऐसा प्ले बताएं जिसको करके आपको खुद को बहुत मजा आया हो, बहुत अच्छा लगा हो, या कोई ऐसा चरित्र आपके दिमाग में अभी तक रह गया हो? एक खूबसूरत बहू नाटक है। जी जी हाँ। बहुत लोगों ने देखा होगा। वो मुझे बहुत दिल के करीब है। उसको मैंने बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना, कैरेक्टर को जीना चाहिए, जी उसको मैंने जिया था। क्योंकि वो जिस स्तर में, जिस परिस्थिति में हम वर्तमान है, जो मेरी उम्र उस समय थी, वो वैसी ही कहानी थी। तो और एक सास बहू के रिश्ते की, माँ बेटे के जो प्यार और भावनात्मक अनुभूतियां होती हैं, उसकी थी। तो एक हर औरत के अंदर एक माँ होती है। तो उस तरह से वो बहुत अच्छा प्ले निकला था। और जब मैं देख रही थी तो दर्शकों की जो प्रतिक्रिया ऑडिटोरियम में मिल रही थी तुरंत तुरंत, तो वो ऐसा हुआ कि जैसे सिनेमा हॉल में लोग अपनी प्रतिक्रिया हमारे जिज्ञासा के और एक्साइटमेंट के देने लगते हैं, उस समय कुछ ऐसा था। तो बहुत अच्छा लगा था। एक प्ले मृतक भोज है, नवीन श्रीवास्तव जी लखनऊ के जाने माने रंगकर्मी हैं, उनका है। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब प्ले इसलिए अच्छे लगते हैं कि ये घटनाएं, दुर्घटनाएं हमारे समाज में, हमारे परिवारों में हो रही हैं, होती रहती हैं। तो ऐसे कैरेक्टर करने में बेटा बहुत मजा आता है। जी जी मैम, थिएटर का कोई ऐसा वाकया जो आपको याद आता हो और अभी तक आपकी स्मृति में बना हो? मेरे साथ वैसे तो हर वाक्य बहुत अनमोल है, पर जब मैं गुलाब बाई के शोज करती हूँ तो ऐसा कई बार हुआ कि एक बार दिल्ली में हम शो कर रहे थे। जी। और दिल्ली में शो करने के बाद ऑडिटोरियम थोड़ा छोटा था, और पता नहीं कहाँ कहाँ के वहां पे लोग आए हुए थे, दर्शक थे। मेरे अपने ही कम से कम 25-30 दर्शक थे पर्सनल, जो दिल्ली में रहते हैं, उसके अलावा। तो जैसे ही प्ले खत्म हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आए, मेरे पैरों पे गिर गए, रोने लगे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मतलब इतना ज्यादा वो घुस गए थे उस कैरेक्टर में, जुड़ गए थे मुझसे। क्योंकि उसमें जो उसका क्लाइमेक्स है प्ले का, वो वाकई बहुत शानदार है। तो वो सब ऐसे वाकये कई बार हुए। हम एनएसडी की तरफ से गए थे गुवाहाटी प्ले करने के लिए, वहां भी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं और लोगों का प्यार मिला। ये सब चीजें बहुत अंदर से हमें झकझोर देती हैं। बिल्कुल। लगता है कि हम एक्टर हो के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। अच्छा मैम, आपने कुछ नाटक निर्देशित भी किए हैं, उनके बारे में बताइए। मैंने 3 नाटक निर्देशित किए हैं। सबसे पहला किया था एक काह ना अबला कर सके, जिसमें मैंने एक्ट भी किया था। और वो हमारे माननीय पीवी अमन जी का लिखा हुआ है। जी। और उसमें भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे, गांव के परिवेश की कहानी थी।
उसे मैंने जब डायरेक्ट किया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा डायरेक्शन का। जी फिर मैंने जी। अपनी खुद की संस्था से एक नाटक किया, मंटो जी का लिखा हुआ ठंडा हम्म। गोश्त। जी। उसको करने में तो वाकई बहुत मजा आया, इसलिए हम्म। कि उस नाटक को करने की हिम्मत जल्दी कोई जुटा नहीं पाता है। बहुत बोल्ड और था। इसका जो बहुत इसका प्रोत्साहन, इसका एहसास मुझे थपलियाल सर ने कराया। ओ। कहने लगे, हाँ, उन्होंने कहा बेटा मैं समझ नहीं सकता कि तुमने कैसे किया होगा। मैंने कई बार सोचा पर मैं कर नहीं पाया इसे। हम्म। मैंने कहा सर, लखनऊ में मुझे मेरे मित्रों का बहुत सहयोग है, उन सबके सहयोग से ये संभव हो पाया। फिर एक जी तीसरा नाटक कुछ समय बाद आकांक्षा थिएटर का एक एक शाखा है, श्रद्धा सेवा समिति, जी। उनका 3 दिन का फेस्टिवल था। उसमें मैंने एक नाटक निर्देशित किया था, इंतखाब, इस्मत चुगताई जी का लिखा हुआ। अच्छा अच्छा। और वो भी बहुत बेहतरीन निकला था क्योंकि कलाकार मेरे पास बहुत अच्छे थे। जी जी जी। नाटक निर्देशित किए इस तरह। जी। तो मैम, निर्देशन का ख्याल कैसे आया आपको कि अब नाटक निर्देशन करना चाहिए मुझे? ख्याल बहुत पहले से था एक्चुअली। जब हम दूसरे के साथ काम करते हैं तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जी संस्था मैंने खाली इसलिए बनाई थी अपनी, उसका कोई जी शौक नहीं था। इसलिए कि मेरे दिल दिमाग में बहुत सारी चीजें चला करती थी कि अगर कुछ मतलब नाटक के अलहदा भी हम कुछ करें, कुछ हम ऐसा भी करें जिसमें मतलब मैं दूसरों को कुछ दे सकूं, जी दूसरों के लिए कुछ कर सकूं, जी सामाजिक तौर पे कुछ कर सकूं। तो मैंने कहा जी। ये तभी संभव होगा जब मैं खुद कहीं स्वामित्व बना पाऊंगी। तो इसलिए मैंने वो बनाई संस्था, क्योंकि पहला नाटक करना ही था। 3 साल हो गए थे संस्था बने हुए और कोई जी। नाटक नहीं किया था। फिर वही मेरे मित्रों का सहयोग मिला। हम्म। 7 दिन के अंदर हमने नाटक किया। मैं चंडीगढ़ से अपना गुलाब भाई का ही शो करके लौटी थी। बहुत टेंशन थी कि नाटक करना है। फिर मेरे यहाँ के दोस्त काम आए, उन्होंने मुझे धक्का दिया, आप करिए, हम आपके साथ हैं। बस इस तरह मैंने हिम्मत जुटाई और 7 दिन के अंदर मंटो जी का नाटक किया। क्या बात है! बंटो का नाटक इतने कम समय में करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस आ, तुम जैसे सब लोगों का सहयोग। अरे, ये आपका बड़प्पन है मैम, आप ऐसा बोल रही हैं, बाकी तो आपका परिश्रम ही है और कुछ। मैम, मुझे ये बताइए कि लखनऊ में कौन से ऐसे निर्देशक जिनके साथ आपको काम करके व्यक्तिगत तौर पर बहुत मजा आया? अ, कई लोग हैं। मैंने संगम जी के साथ किया, संगम बहुगुणा जी जी के साथ, विनोद मिश्रा सर के साथ, पुनीत हम्म, अस्थाना सर के साथ, जी ललित पुखरिया सर के साथ। इन सब के साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। बीएनए में मनोज शर्मा सर के साथ और हम्म, सुशील सर के साथ। क्योंकि इन लोगों से जो वो हम कर रहे हैं उस समय, उसके जी अलावा वो जी उस चीज के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाते रहते हैं कि जी। हमारा ज्ञान बढ़ता है। इसलिए मुझे बिल्कुल। बहुत मजा आया इन लोगों के साथ काम करके। क्या बात है मैम! अ, थिएटर में मैम, कोई ऐसा चरित्र खूबसूरत बहू के अलावा और कुछ ऐसा लगा हो आपको कि इसको हमने कर दिया है, अभी और अगर मौका मिले तो मैं और अच्छा कर सकूं? हाँ, मृतक भोज का कैरेक्टर जो है, जितनी बार करती हूँ उतनी बार लगता है कि और अच्छा करूं। जी। गुलाब बाई में ही हर बार लगता है, इतने शो अच्छा। करने के बाद भी लगता है भी तुम कुछ और कर सकते हैं। एक प्ले मैंने किया था संगम बोगुना जी के साथ, बूची टेरेस। जी जी। वो कैरेक्टर भी मेरे हम्म अंदर बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, क्योंकि वो डिफरेंट था, हटके हम्म था। वो हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी भी काफी प्रयास चल रहे हैं कि उसको हम दोबारा करें, तिबारा करें। उसमें हम्म गोवा वाली लेडी का कैरेक्टर है। तो हम्म बहुत अच्छा लगा उसको करके। ऐसे बहुत सारे प्ले हैं। एक ढोंग प्ले है मंचकृति का, हम्म। उसको करने में भी बहुत मजा आता है। जी पारिवारिक ड्रामा है पर वो बहुत अच्छा है। जी। ये तो हुई थिएटर की बात। अब आपके फिल्मी सफर की तरफ चलते हैं। थिएटर पे अगर फिर से कोई अगर वैसा वाकया आप छेड़ेंगी तो मैं फिर से कुछ सवाल निकाल लूंगा उसमें। लेकिन ठीक है। फिल्मी सफर की शुरुआत कैसे हुई आपको? कहाँ से कैसे पहला रोल ऑफर हुआ? किस तरीके के सर्कमस्टेंसेस थे जब आप कुछ कर रही थी, और कैसे फोन आया, क्या हुआ, वो पहला काम कब होता है, कैसे क्या हुआ?
वैसे तो फिल्मी सफर शुरू हो गया था काफी पहले, पर जी। वो लोकल लेवल पे था। लखनऊ की हम्म। मैंने दो फिल्में की थी, दोनों छठ के त्योहार के ऊपर आधारित थी। जी। और उसके पहले एक सीरियल किया था, विशाल चतुर्वेदी जी काफी जी। फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, हम्म। माननीय शैल चतुर्वेदी जी के बेटे। तो उनके सीरियल में पहली बार मैंने कैमरा फेस किया था। अच्छा। पर सब लोगों ये ने, थिएटर से पहले किया था? नहीं, पहले प्ले के बाद पहला कैमरा यही था। अच्छा। पहला प्ले था कहानी एक गांव की, उसके जस्ट बाद मुझे ये सीरियल करने को मिला जो कैमरा वर्क था। अच्छा। उसके बाद ये दो तीन फिल्में इस तरह लोकल लेवल पे चलती रहीं। जी। फिर 2008 की बात है, जी। 2008 और 9 के बीच की बात है। जी। जी। हमने 31 जुलाई को मृतक भोज का पहला शो किया था। एक महीने से ऊपर की रिहर्सल थी, बहुत थकी हुई थी। हम्म। बिल्कुल मन था कि आज घर में आराम किया जाए। अच्छा। और काफी रोने धोने का प्ले था, तो अंदर से भी बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी। जी। अचानक से संगम बहुगुणा जी का फोन आता है कि हमारे एक मित्र का फोन आया है कि ऑडिशन है, आप हम्म। चली जाइए। तो मैंने कहा भाई आवाज तो बिल्कुल मन नहीं है। फिर कहीं दिमाग में आया कि एक सभ्य सज्जन इंसान, ये कभी ये फिल्मों के बारे में बताते नहीं है और मुझसे हम्म। काफी सीनियर है, इन्होंने कहा है चलो चले जाते हैं। और मैं शाम को 4 बजे के बाद घर से निकली और पहुंची थकी हारी, बारिश भी होने लगी। और देखा कि वाइंड अप हो रहा था ऑडिशन। तब तक वहां पे जो ऑडिशन लेने आए थे, मैंने उनसे बताया, उन्होंने कहा ठीक है आइए मैम। उन्होंने कहा कोई स्क्रिप्ट नहीं है और हम आपसे बातें करते हैं, और अच्छा। बस आप बातें करते करते ही आपका हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने, मैं एक महिला और वो एक ऐसी दूसरी महिला का रूप करके ऐसी ऐसी पंचायतें घर की इटलाने वाली की हंसी आ रही थी। तो वो करते करते 1 घंटे का ऑडिशन हो गया। ओ। उसके बाद उन्हें बड़ा मजा आया और उन्होंने बताया कि इसके में जो स्टार कास्ट है वो माधवन और कंगना है। तो लगा ओ। कि हाँ कोई अच्छे कलाकार है, इतना नहीं जानती थी उस वक्त। पर मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या पता हम्म। था होगा कि नहीं होगा। और फिर हम्म। फोन आता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गई हैं, कंगना हम्म। की बुआ का कैरेक्टर है। तो हम्म। अब तब तक पता चल गया था कि कंगना कौन है, माधवन कौन है। तो अंदर से इतना अच्छा लगा कि एक बॉलीवुड का बैनर, इतने हम्म। बड़े कलाकार, हम तो कुछ नहीं है उनके आगे। तो इस तरह हम्म। से शुरुआत हुई और वो टीम भी बहुत अच्छी थी। अच्छा। अच्छा। तो ये मेरा इस पहला आप फिल्मी बात कर सफर रही का थी, अनुभव। मुझे एक सवाल आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा आपको हाँ। कंटिन्यू करने दिया जाए। आप कह रही थी कि थिएटर करते वक्त आप जब उस समय थे वो शो कर रही थी तो बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी अंदर से, बहुत ही थका थका सा महसूस कर रही थी। तो क्या रंगमंच करते वक्त ये मुश्किल आती है कि एक पर्टिकुलर ऐसा कैरेक्टर मिलता है और फिर उसको निभाते वक्त अभिनेता उस चरित्र में ऐसा खो जाता है कि उसके निजी जीवन में कुछ उसका प्रभाव दिखने लगता है? बेशक, क्योंकि रंगमंच में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो आपके जीवन में ना होता हो। जी। आपके खुद के परिवार में होता है, या आपके अगल बगल के परिवारों में, समाज में कुछ आपके घर में होता है, कुछ आप आसपास देखते हैं। जी। तो वही सब उठा करके थिएटर में कहानियां होती हैं, उनको नाटक में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो कुछ भी ये घटनाएं हैं, देखिए कलाकार, सबसे बड़ी बात है, बहुत इमोशनल होता है। और हम्म। कलाकार, अंदर से जो कलाकार है वो हर चरित्र को जब जीने के लिए सक्षम होता है। और चरित्र को जीना तभी कहते हैं जब आप उसके अंदर घुस जाएं, उन एहसासात को खुद से महसूस करें। जी। तो जाहिर सी बात है, वो मृतक भोज जो नाटक था वो बहुत ज्यादा रोने धोने वाला था। तो हम्म। आप अगर उसको जी रहे हैं 1 महीने लगातार, आपको कोई रोने को कहे, और एक हम्म। नेचुरल होता है, एक आपको जब लाउडली रंगमंच में पहुंचाना हो दूसरे तक, तो हम्म। थोड़ा एग्जॉस्ट होना स्वाभाविक है। हम्म। तो मैम इसलिए आपके लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको ज्यादातर हम व्यस्त देखते हैं, आप एक समय में कई प्लेस कर रही होती हैं, तो कितना मुश्किल होता है एक रिहर्सल छोड़कर दूसरी रिहर्सल में जाओ और उसमें दूसरी तरह का चरित्र है, इसमें आप थोड़ा सा रोने धोने वाला कर रही हो, उसमें कुछ कॉमेडी करना है, तीसरे में कुछ सटायर करना है, चौथे में कुछ एक्शन है या कुछ और है जिस तरीके का, तो ये कितना मुश्किल होता है इस तरीके से खुद को बांटना? मुझे तो कुछ मुश्किल नहीं लगता आदित्य। अरे।
हो जाता है स्वाभाविक तौर से। जैसा मतलब जैसा माहौल होता है फिर वैसे ही रंग अपने आप आ जाता है। मतलब ये कहें पता कि नहीं, मुझे कभी आप मुश्किल नहीं आदत लगा। हो गई है, आप इतना परिपक्व हो जी। गई हैं काम में कि आपको ये मुश्किल पता नहीं चलती है। हाँ, मुश्किल तो नहीं लगता है बेटा। हम्म। ठीक है। मैम वापस फिर वहीं पर आएंगे। तो ऐसे ही तनु इट्स मनु आपने साइन की फिल्म की, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तनुवेश मनु करने के बाद सबसे अच्छी बात तो ये लगी, जब वो रिलीज हुई हम्म। तो हमें बहुत सारे गली मोहल्लों में लोग पहचानने लगे, जी। बाहर से परिचित लोग। और उससे पहले एक अनुभव हुआ था। एक सीरियल आता था, शायद कलर्स पे आता था, जी। ये प्यार ना होगा कम। उसका अच्छा। प्रोमो हमने किया था, और इत्तेफाक से अकेली महिला मैं थी लखनऊ से जो थी, बाकी बच्चों के और लड़के वगैरह के थे। तो उस प्रोमो से भी मुझे गली गली लोग पहचानते थे। कभी कभी ऐसा होता था, सड़क पे जाती थी, छोटे छोटे बच्चे आपस में बहस करते थे और मैं सुनती रहती थी, ये वही वाली आंटी हैं, वो जो खबर पक्की है बोलती हैं, वो कोई बोलता है ये। तो मैं सुनती जाती थी और आनंदित होती थी। फिर वो बच्चे कहते थे, अरे यार हम पूछ ही लेती है ना, अगर नहीं होंगी देखना मैं कह रहा हूँ है। और फिर वो पूछते थे। तो मतलब लगता था कि अब हमें लोग जी। पहचान रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही तनु वेड्स मनु के रिलीज के बाद हुआ, बहुत लोगों ने कहा मैम आप ही है ना, आंटी आप ही है ना। अच्छा हम्म। लगा कि हाँ कुछ अच्छा किया हमने, जी। कुछ जो हमने आज तक किया है कर रहे हैं उसको पहचान मिल रही है। वो बिल्कुल। जाहिर सी बात है, पहला प्यार बहुत अच्छा होता है। हम्म। तो पहली उसके फिल्म बाद बहुत अच्छी फिर- लगी। जी। उसके बाद फिर इशक जादे मिली। जी। इश्क बारे ठीक है। हाँ, इशक जादे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसमें बहुत छोटा कैरेक्टर था हमारा, और हाँ। वो हमने किसी से नहीं बताया था कि जी। हमने इशक जादे में काम किया है। इतना जी। छोटा कैरेक्टर, मुझे लगा लोग कहेंगे कि इतना छोटा कैरेक्टर है, पर आमतौर पर हम उसमें भी। ये भी बचते हैं कि छोटा कैरेक्टर है, पता नहीं वो आएगा रखा जाएगा या एडिट हो जाएगा, तो इस वजह से भी बताने में लगता है। हाँ, नहीं नहीं, ये तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि वो एडिट नहीं होगा। अच्छा। सीन ऐसा था कि जी। एडिट नहीं होगा, ये तो फुल कॉन्फिडेंस था। वो सीन जी। एडिट नहीं हो सकता था। पर ये था कि इतना छोटा सा है, किसी को बताएंगे पूरी फिल्म, लोग कहेंगे ढूंढते ही रहे हम तो आपको, कहाँ थी जी। आप। हमने कहा जब देखेगा कोई तो देख ही लेगा। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उस फिल्म को करने के बाद भी जी। लोगों ने हमें बताना शुरू किया, तो मैंने कहा मैंने बताया नहीं, फिर भी लोगों ने पहचान लिया। ये मेरा सौभाग्य है, ये क्या बात। सफलता है हमारी। हम्म। मैम यहाँ पर अमिताभ जी लिख रहे हैं, लापतागंज वॉज वन ऑफ द बेस्ट। तो क्या लापतागंज भी आपने किया है? हाँ, मैंने लापतागंज भी किया, अरे वाह, और क्या बहुत अच्छा लगा। जी। उन्होंने लखनऊ में एक नवाब साहब के ऊपर लखनऊ स्पेशल एक एपिसोड, मतलब उसमें 3-4 एपिसोड थे। तो उसमें उन्होंने, उसमें कोई ऑडिशन नहीं हुआ था, एकम एक मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उसके 2 दिन हमने यहाँ किया था, 3 दिन मुंबई में किया था स्टूडियो में। जी। और वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब एक, और वो टेलीकास्ट हुआ, उसको बहुत लोगों ने देखा, तो उससे भी एक अलग पहचान मिली। हम्म। तो अमिताभ जी को लापतागंज में हमारी तरफ हमने। से धन्यवाद हमारी जानकारी में बढ़ोतरी करने के लिए, और मैम की तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू। जी मेरी मैम। तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, फिर उसके बाद मिस्टर कबाड़ी, बहन होगी तेरी, भोले शंकर, धूमकेतु, सिद्धार्थ। हाँ, और एक और एक्साइटमेंट रही फिल्म में, जी। जब हमने घूमकेतु का मेरा ऑडिशन हुआ और मैं शॉर्टलिस्ट हो गई उसमें, तो मेरे पास फोन आता है फाइनल कॉल कि आप हो गई हैं, और आपको ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, और आप नवाजुद्दीन की मदर का कैरेक्टर कर रही हैं। मैंने कहा ठीक है। मेरी जी। बेटी यहाँ पर थी, अच्छा। वह यहीं पढ़ रही थी उस वक्त। तो मैंने कहा बेटा ऐसा ऐसा है, मैं नॉर्मल थी, मैंने कहा बेटा ऐसा ऐसा है, अब मैं हम्म। 15 दिन के लिए बनारस जा रही हूँ शूट के लिए, और वो फिल्म में मैं सेलेक्ट हो गई हूँ जो गई थी, और नवाजुद्दीन की मदर का है। मेरी जी। बेटी तो खुशी के मारे उछल पड़ी, मम्मी आप नवाजुद्दीन की मदर का कैरेक्टर कर रही हो। हमने कहा तो ठीक है ना, इसमें इतना उछलने की क्या बात है, मैं इतना परिचित नहीं थी नवाज से। तो अच्छा। उसने कहा मम्मी आप जानती नहीं हो नवाजुद्दीन कौन है, आपके थिएटर का बंदा है। हाँ, तो मैंने कहा होगा ना, तो ठीक है करती हूँ। तो उसने मुझे पूरा उसका इतिहास निकाल के दिखाया।
मैंने जी। कहा अच्छा ठीक है, कुछ अच्छा करने जा रही हूँ फिर। और वही हुआ, 15-20 दिन का शूट था। नवाज के साथ रहे, बहुत अच्छा इंसान है। आज भी वो थिएटर कर रहे हैं। और वो फिल्म इस कोरोना काल में Z5 पे, वो भी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है। आप लोग तो वही धूमकेतु का भी सफर मेरा बहुत अच्छा रहा और काफी लंबा इंतजार हुआ। मैं सोचती थी अब रिलीज होगी, नवाजुद्दीन की फिल्म है, अनुराग कश्यप का बैनर है, तो हम्म, शायद जल्दी रिलीज हो, पर जो भी कारण रहे हो नहीं हो पाई। पर जी। मेरे लिए कोरोना काल बहुत प्रोफेशनल लेवल पे बहुत फायदेमंद रहा। मेरी 2-2 फिल्में रिलीज हो गई। जी मैम, एक तो मैं जानता हूँ, अच्छा धूमकेतु भी ओटीटी पर ही आई थी? हाँ, Z5 पर। अच्छा अच्छा, मैं नहीं देख पाया, सॉरी। मैम, जरूर मिस्टर देखे, बहुत अच्छी फिल्म है। मैं जरूर देखूंगा मिस्टर आपको। कबाड़ी, मिस्टर कबाड़ी में भी ऐसा हुआ कि ओमपुरी जी और सीमा हम्म, जी, उनकी धर्मपत्नी, वो लोग आए थे लखनऊ में। उन्हीं सीमा जी का ये प्रोडक्शन था। तो वो लोग आए थे, तो इसमें भी जिन्होंने धूमकेतु में कास्टिंग की थी उन्होंने इसमें की थी। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई और उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी अपनी भाषा के अलावा जो मेरी फेवरेट भाषा है, जो मैं रोज में कई बार बोलती हूँ, पंजाबी, इस फिल्म में पूरी फुल उसमें मुझे बोलने को फ्लॉलेस एकदम पंजाबी बोलने को मिली। पंजाबी बैकग्राउंड की फिल्म थी, बड़ा मजा आया। यूनिट हम्म, अच्छी थी, काम का तौर तरीका अच्छा था। इसकी हम्म, वजह से मुझे एक प्ले भी छोड़ना पड़ा। अच्छा। तो क्योंकि फिल्म का कमिटमेंट हो गया था चूंकि, जी तो जी। इस तरह से। हाँ, इसकी पब्लिसिटी ज्यादा नहीं हो पाई मुझे लगता है, तभी बहुत सारे लोग जानते नहीं है, मैं तो जानता हूँ। क्योंकि उसमें थिएटर हाँ, पर मैं वगैरह। इस मौके पर, ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत लोग हम लोगों से जुड़ चुके हैं, हम्म, कि उन लोग जिनको ना पता हो वो प्लीज Z5 पर मेरी इस फिल्म को जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी जी। अमिताभ जी लिख रहे हैं, रश्मिरंज प्ले इन रविंद्रालय वाज ऑसम। तो इन्होंने हाँ, शायद देख रखा है आपने रश्मिरंज। आपने कौन सा चरित्र किया था मैम इसमें? मैंने टिल्लू की माँ का? टिल्लू की माँ का। और इसके तो हमने कम से कम 80 शोज किए। जी जी। विनोद मिश्रा सर का पहला प्ले जो किया था, कहानी एक गांव की, उसके बाद से गजफोर्ट इंच जो शुरू किया है हमने, जी वो कम से कम 70-80 शो करने के बाद खत्म हुआ। फिर उसको हमने संगम जी के साथ भी किया, उसको हमने और लोगों के साथ भी किया। और मतलब इसके काफी शोज हुए और बहुत मजा आया। और बहुत दूर दूर तक किया, लखनऊ से बाहर किया, और बहुत लखनऊ बहुत के खेला अंदर गया भी है। अनगिनत। हम्म, ये नाटक बहुत खेला गया है, बहुत हुआ है, अनगिनत बार। बहुत खेला गया। KP सक्सेना जी ने जबरदस्त लिखा है। इसमें जी। अगर एक्टर अच्छे नहीं भी हैं, काम अगर अच्छा नहीं भी है, तो उसकी एक एक लाइन, उसका फुल स्टॉप कॉमा तक हंसाता है। जी। मतलब क्या लेखन है KP सक्सेना जी का। हमारी तरफ से उनको श्रद्धा नमन जहां भी हैं। हमारी तरफ से भी। जी। अब मैम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुलाबों सिताबों की बात करेंगे। ये कैसे आपको ऑफर हुई, क्या रहा सिलसिला कास्टिंग का? अ, ये भी मेरे लिए एक चमत्कार ही रहा। मैं काफी अस्वस्थ थी जिस वक्त इसका ऑडिशन हुआ है। जी। तो हमारे यहाँ के बेवजह से कुछ बच्चे हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम, एक लखनऊ का ही लड़का है आशीष भट्ट, हमने प्ले भी किए हैं काफी साथ में, तो वो आया हुआ है, एक ऑडिशन है, आप चली जाएं। जी। मैंने कहा आशीष आया है तो जरूर जाएंगे। और इसलिए भी कि ये जो बच्चे हैं, ये मतलब मुझे हमेशा जो जो इन्होंने काम बताया है अच्छा रहा है, तो मैंने कहा जाती हूँ। तो जब मैं गई तो उन्होंने एक नॉर्मल जैसे भी ऑडिशन होता है हुआ। और वो चूंकि आशीष अपना बच्चा था, वो 2, 3, 4, 5 जितने भी डायलॉग्स हो सकते थे उसने कराए। और मैम इसको थोड़ा और ऐसे करिए, ऐसे करिए करके उन्हें बेहतरीन ऑडिशन हुआ। मैं भी कंफर्टेबल थी उसके साथ। जब मुंबई में बाकी की टीम, एक मिनट। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर साहिबा ने हमारी देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। देन उन्होंने फिर कहा कि सेकेंड राउंड इसका करते हैं। फिर मेरे पास कॉल आई, मैं बहुत अस्वस्थ थी, फिर भी गई। शायद ऊपर वाले की दया थी मुझ पर, ये मुझे मिलनी थी, तो मैं गई।
फिर हम्म, वहां पे बच्चों ने बताया कि आपका कैरेक्टर वहां बम्बई में सबको बहुत पसंद आया है और हम्म, मैम आप ही करेंगी। मैंने कहा हम्म, बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई ये नहीं पता था इसमें कौन से एक्टर्स काम कर रहे जी जी। हैं, कौन इसका डायरेक्टर है, कुछ भी नहीं पता था। होके हम आ गए। मैं एक बार डॉक्टर साहब के यहाँ थी अपने, और वहीं पे हम्म, बच्चों का फोन जाता है कि मैम आप ना शॉर्टलिस्ट हो गई, नहीं फाइनली हो गई हैं, आप ही को करना है। और हम्म, इसमें अमिताभ बच्चन जी काम कर रहे हैं और आयुष्मान खुराना। मैंने कहा बेटा क्या मतलब, ठीक से बताओ, मुझे नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा वो जो मिर्जा है जिनको आप गाली दे रही हैं वो ओहो, बच्चन साहब हैं, और आयुष्मान आपका बेटा है। मतलब मैं समझ नहीं सकती थी उस वक्त। मैं क्या एहसास मुझे हुआ, मुझे कुछ समझ, मैं रोऊं हंसूं, अच्छा था कि बुरा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं शून्य में हो गई। हम्म, ये इतना बड़ा मेरा सपना था बचपन का, जी अमिताभ बच्चन जी को सामने देखना। जी। तो यहाँ तो सब कुछ मिल गया था। आपको भूख लगी, आपको एक वक्त का खाना चाहिए, और आपको कोई 56 जी, व्यंजन दे दे, आपकी तो लॉटरी लग जाएगी। तो मेरी बिल्कुल। तो लॉटरी लग गई। अब मैंने कहा वो दिन कब आएगा, जब मैं वो पल कब आएगा जब मैं बच्चन साहब के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। क्योंकि हर तो किसी का सपना होता है, वो एक्टिंग फील्ड में एंटर करता है उसी दिन सोच लेता है कि काश एक बार अमिताभ बच्चन को देखने को मिल जाए। आपने सही तो सी खैर बात उनको है। गालियां दी हैं, तो अब बहुत आपकी। बेटा, ये बहुत, शायद शायद यहाँ पे मैं कहूंगी कि मेरा जो इच्छा शक्ति थी ना, वो जी इतनी ज्यादा थी, क्योंकि जब मैं 5th या 6th क्लास में पढ़ती थी, जी। उस वक्त से मैं अमिताभ बच्चन की फैन थी। मेरे हम्म, मतलब फ्रेंड सर्किल में ये फेमस था। बच्चन साहब की जो भी फिल्में आती थी, उनके जो उस वक्त एलपी रिकॉर्ड्स चला करते थे, तो उसके जो कवर होते थे उसमें बच्चन साहब अकेले छाए रहते थे। तो लड़कियां मुझे दिखाती थी, देख ले तेरे बच्चन साहब आ गए हैं, उनके रोने के सीन होते थे तो मैं रोने लगती थी। तो इतनी वो ज्यादा मुझे नहीं मालूम था कि मैं भविष्य में अभिनय के क्षेत्र में कहाँ तक जा पाऊंगी। पर शायद आप किसी चीज की दिल से अगर इच्छा करें, ईश्वर से मांगे, जरूर पूरी होगी। वो मौका मुझे मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कठिन परिश्रम भी किया है उसके लिए। मैम, आपकी फिल्मों की फहरिस्त काफी लंबी है अभी। तनु वेड्स मनु के बाद तनु वेड्स मनु 2 आई, फिर बहन होगी तेरी, भोले शंकर, सिद्धार्थ, इन सब पर तो बात ही नहीं हुई। और उसके अलावा 22-23 फिल्में, जिन पर अलग से कभी एक अलग एपिसोड केवल फिल्मों के बारे में ही किया जा सकता है। बिल्कुल हालांकि बिल्कुल। आज आज आपकी फ्लाइट है तो हम आपको जल्दी जाने देंगे। उसके पहले कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो आपकी हाँ। दृष्टि में हम जानना चाहते हैं, आपके दर्शन के अनुसार, कि आप कैसा उसे महसूस करती हैं, उसके बारे में क्या सोचती हैं। थिएटर में आपको ज्यादा अच्छे इंसान मिले या फिल्मों में? दोनों में मिले, बल्कि थिएटर तो इसलिए अच्छे लोग मिले, सब लखनऊ के ही हैं। जी और मेरे साथ सबका व्यवहार इतना अच्छा है, मैं किसी को खराब या कम ज्यादा कह ही नहीं सकती। सबका हम्म, स्नेह, बड़ों का आशीर्वाद, सबका मुझे बराबर मिला। क्या और बात मुझे ऐसा लगता है कि अम, पीठ पीछे भी किसी ने मेरे बारे में कभी ऐसी कोई बात नहीं की जो कि हमारे संबंधों में कभी वो। और फिर जो बड़े हैं उनसे अगर हमें कड़वाहट वाले शब्द या कुछ मिले तो वो वही तो हमें सीखना है, उसी है। से जी तो हम सीखते हैं। और जो मुझसे छोटे हैं, जो तुम लोगों की उम्र के हैं, उनका तो मैं हिसाब ही नहीं है कि कितना प्यार बच्चे मुझे देते हैं। मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं मुझे लगता है मैं रो ना पड़ूं। जी जी तो और जो मेरे हम उम्र हैं, जी। जहां महिलाएं होती हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, हम्म, मुझे वो भी नहीं झेलना पड़ा। ओ, सब अपना अपना काम करते हैं, और सब अपना अपना काम करते हैं। जिसके नसीब में जो होता है वो मिलता है। आपको मेहनत करते रहना चाहिए। ये नहीं जी सोचना चाहिए कि उसने मेरा रोल छीन लिया और मैं ज्यादा अच्छा करती। वो भी हमसे अच्छा कर सकते हैं, हमसे पहले से काम कर रहे हैं। बस बिल्कुल। इसी तरह सफर कटा। फिल्मों में भी मुझे अच्छे लोग मिले, हम्म, क्योंकि पहले तो वो सब नए होते हैं। जब आप फ्लोर पर पहुंचते हैं, सेट पर पहुंचते हैं, आप उनको करके दिखाओ काम, हम्म, कि
वो समझे कि हाँ आप सच में सीनियर हैं। उनको बताओ मत कि हम सीनियर हैं, हम्म। काम से साबित करो, तो फिर हम्म। उनका स्नेह भी मिलता है। जी जी। अच्छा, एक महिला होने के नाते कितना मुश्किल हो जाता है इस फील्ड में स्ट्रगल करना? कुछ संघर्ष बढ़ जाते हैं पुरुष के मुकाबले? मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पुरुषों के रोल अलग है, महिलाओं के रोल हम्म। अलग हैं। खाली हम्म। सिर्फ फर्क इतना होता है कि महिलाओं को घर गृहस्थी भी देखनी होती है और साथ में हम्म। अपना ये प्रोफेशन भी देखना होता है, तो हम्म। उसको मैनेज करना होता है। पर वर्क प्लेस पे हम्म। ऐसा कुछ शायद होता नहीं है। अच्छा। और जहां तक कामकाज की बात है, दोनों को मैनेज करना, महिलाएं तो अच्छी मैनेजर होती हैं, ये साबित हो हम्म। चुका है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुझे बिल्कुल। कभी कुछ मुश्किल लगा नहीं आदित्य। टीवी में काम करके आपको ज्यादा मजा आया, टीवी मतलब फिल्म में या फिर थिएटर में? देखिए, ये हमारे शरीर के दो हिस्से हैं, एक जी आत्मा एक शरीर। जी। थिएटर में हम आत्मा से काम करते हैं, वो हमारी रूह है। और फिल्में हम अच्छी तभी कर पाते हैं जब हम थिएटर में इतना सीख पाते हैं। तो इसलिए हमने थिएटर से आत्मा में आत्मसात किया और हम्म। शरीर से उसको फिल्मों में दिया। तो ये हमारी जिंदगी के ही दो रूप हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह मजेदार है, पर हाँ, फिर भी तराजू में अगर रखेंगे तो थिएटर हमेशा ऊंचा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक थिएटर की बात याद आई है तो एक प्ले और बताऊंगी तुम्हें। जी बिल्कुल अभी बिल्कुल। बातों के, हाँ, एक धर्मश्री जी हैं हौसला फाउंडेशन के, जी उनका एक प्ले था 12 फादर, जी। और एक प्ले था भूख आग है। खूब आग है। तो 12 फादर में बहुत गजब का कैरेक्टर था मेरा, और वो प्ले भी बहुत अच्छा था। वो भी मुझे लगता है कि उन्हें और शोज करने चाहिए। और भूख आग है इसलिए अच्छा लगा कि जिंदगी में पहली बार भिखारिन बने थे, तो ये भी एहसास हुआ कि खाती पीती भिखारिन कैसी होती है। मैंने उनसे कहा हम्म। प्ले फ्लॉप हो जाएगा, मुझे मत करिए, लोग कहेंगे इतनी खाती पीती भिखारिन कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा हम्म। कोई बात नहीं, लोगों के मानने के लिए नहीं, मैं मानता हूं, मैं हम्म। आप ही से ये कैरेक्टर कराऊंगा। बड़ा मजा आया था ये प्ले करके, और 12 फादर भी उसी तरह मेरे दिल के बहुत करीब है। जी। भूख आग है मैंने देखा था, और मुझे पहचानना मुश्किल हो रहा था कि वो आप ही हैं, और वो बाखूबी निभाया था आपने। मुझे लगता है आज से करीब 4 या 5 साल पहले हुआ था वो, 2015 या हाँ 14 में हाँ, हुआ था। और मुझे अभी तक बिल्कुल याद बिल्कुल सही। है। राइट कॉर्नर उसके लिए पे मैंने आप। काफी तैयारी की थी। जी। उसके लिए मैंने एक हफ्ते पहले से अपने सिर में खूब तेल वेल लगा के, कभी हम्म। पाउडर से कभी मिट्टी से, मैं अपने बालों को बहुत ड्राई करती थी। और जिस दिन हमारा प्ले था उस दिन मैंने पूरा ऑडिटोरियम, उसमें ग्रीन रूम में जमीन पे लेट के अपने कपड़े गंदे करके, बालों को गंदा करके, और भिखारी का रूप देने की कोशिश की। तो इस तरह से बहुत अच्छा प्ले था वो। बहुत बहुत शानदार था, मेरा तो देखा हुआ है। अ, अगर मैं पूछना चाहूँ मैम, थिएटर की एक्टिंग और फिल्मों की एक्टिंग, इनमें आप मूल अंतर क्या देखती हैं, बेसिक डिफरेंस अगर आप कुछ बताएं? बहुत छोटा सा बेसिक डिफरेंस है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। थिएटर हमारा लाउड है, हम्म। और फिल्म यानी कि कैमरा हमारा सॉफ्ट। जी। इसका ख्याल रखना चाहिए। कैमरे के आगे हम करने तो एक्टिंग जाते हैं, बट बी नेचुरल। नेचुरल नेचुरल नेचुरल, ये डायरेक्टर का पहला हम्म। डायलॉग होता है, मैम प्लीज बी नेचुरल। और हम्म। थिएटर में एक्टिंग ही करनी है, पर थोड़ी लाउड होती है। नेचुरल वहां भी रहना पड़ता है कि अगर हम किसी को डांट रहे हैं तो हमें आवाज तेज रखनी, क्योंकि वहां पे हमें लाइव आवाज पहुंचानी होती है। और हम्म। फिल्मों में कैमरा बहुत सिंसियर होता है, फिर हम डबिंग भी करते हैं, तो जी बहुत सारी चीजें उसमें टेक्निक होती है। जी। आ, अब लगभग मैम हम अपने इंटरव्यू के अंत में आ गए हैं। हम आपको इसलिए जल्दी जाने दे रहे हैं कि आपकी फ्लाइट है, वरना ये सेशन तो लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे चलता जाता। मुझे तो कोई जितना बातों की जानना। कमी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो नवोदित कलाकार आ रहे हैं, जो नए थिएटर आर्टिस्ट आ रहे हैं,
या जो लोग थिएटर करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अगर आप कुछ मूल मंत्र के गुरु मंत्र के रूप में देना चाहें तो? हाँ, ये तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जी और मैं यही कहना चाहूंगी, आज के बच्चे जी शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, तो प्लीज पहली बात तो शॉर्टकट ना अपनाएं, और किसी भी चीज को पहले सीखें। जबकि आज के बच्चे बहुत टैलेंटेड है, तुम मेरे सामने आए हो, पर आज कहाँ तक पहुंच गए हो अपनी मेहनत के बल पे। और अरे सीखने की एक ललक होनी चाहिए, सीखना बहुत जरूरी है बेटा। तो पहले तो आप सीखिए, दूसरों का, अपने से बड़ों का सम्मान जरूर करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, सीखिए, हर चीज की बारीकी सीखिए, उसके बाद आप किसी भी काम को करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज के बच्चे एक आध थिएटर करते हैं कि हमें एक्टिंग में बस हम पैर रख लें, और उन्हें सीधे बॉलीवुड या सीरियल जो भी है ये सब करते हैं। तो मैं समझती हूँ उसके लिए भी सीखना पड़ता है। फिल्मों में या सीरियल में काम करना हंसी खेल नहीं है, वो लोग बहुत सीखते हैं जो बनाते हैं। तो आप सीखिए, और दूसरी चीज, अपने मन में लगन बना के रखिए, किस एक चीज को हमें करना है। मेहनत से जी कभी ना चुराइए, और सबका सम्मान, छोटे का भी, बड़े का भी, हम उम्र का भी, ये जरूर करें। और हम सब बड़ों का आशीर्वाद उन बच्चों के साथ है। हम्म। अच्छा मैम, अगर जानना चाहें कि इस फील्ड में सीखने के लिए थिएटर कितना इम्पोर्टेंट पड़ाव हो सकता है, तो उसके बारे में आप? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। वहां पे हमारे डायरेक्टर्स जो हैं, जो प्ले कर रहे हैं, मैं अपने सीनियर्स की बात कर रही हूँ, वो इतने गुणी हैं कि वो स्क्रिप्ट से अलहदा रिहर्सल के दौरान इतनी सारी बातें सिखाते हैं। तो थिएटर बहुत इम्पोर्टेंट है, जी क्योंकि उससे हमें बारीकियां पता चलती हैं एक्टिंग की। और हमारे इतने दिग्गज जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो बातों बातों में रिहर्सल के दौरान एक्टिंग के अलावा बहुत कुछ हमें सिखाते हैं, जो हमारी लाइफ में, एक्टिंग की यात्रा में बहुत काम आती है। बहुत गुणी है हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, जी। तो तो करना चाहिए। जी 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 आ, अब लगभग मैम हम अपने इंटरव्यू के अंत में हैं, और अगर आप और कुछ जोड़ना चाहें, बताना चाहें, तो आपका स्वागत है। जो मैं नहीं पूछ सका और आपको लगा कि ये बताने वाली बात है, ये जरूर जाननी चाहिए, तो आप बताइए, और उसके बाद हम लोग समाप्त करते हाँ, बताने वाली बात यही है कि आज के बच्चों के लिए मेरा जो मैसेज है हैं। वो जी यही है कि अपनी मेहनत को न छोड़ें, और सीखने की ललक को कभी न छोड़ें, बड़ों का सम्मान करें। और दूसरी चीज, जिस चीज को करना है, किसी एक चीज पे फोकस करें। और ये एक्टिंग के लिए जो भी जरूर, अपने से जो बड़े हैं, हमारे लखनऊ में बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं जो वर्कशॉप करते हैं। जी मेरा ये सुझाव है कि उन्हें, जिन्हें एक्टिंग की फील्ड में आना है, मौज मस्ती के लिए नहीं, अपना प्रोफेशन बनाना है, इस फील्ड में कुछ करना है गंभीरता से, तो आप उनकी वर्कशॉप करें। जी बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसमें। जी तो हमारी तरफ से सब बच्चों को आशीर्वाद, और मेरे जो भी बड़े अगर कोई देख रहे हैं तो मेरा प्रणाम, मुझे उनके आशीर्वाद की जरूरत है। जी। तो मैम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं कोई धन्यवाद तो नहीं कर पाऊंगा, बस यही चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद मिलता रहे हम लोगों को, ताकि हम लोग दुगनी ऊर्जा से भरकर फिर से आए और लोगों का आशीर्वाद पा सकें। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर कभी आपका समय लेंगे तो आपसे विस्तार से बात करेंगे। अभी मुझे डर लग रहा है कि मैं आपका ज्यादा समय न ले लूं, क्योंकि फ्लाइट है आपकी 10 बजे की। तो मैं इसको यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद, जीते रहो। और मुझे भी आदित्य तुम्हारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है, हम दोनों की बातचीत को ना जाने कितने लोगों ने सुना और देखा। जी तो बहुत सारी बातें लोगों तक पहुंची, बहुत सी उनके द्वारा शायद इस पे तुम्हें और पढ़ने को मिल रही हैं। जी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मैं कभी भी काफी लोगों के सवाल मैं यहाँ नहीं ले पाया, लेकिन फिर कभी देखेंगे, कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग जुड़े। बिल्कुल, जी कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो जी मैं हाजिर हूँ। जी जी। मैं इसे YouTube पर ले जाने की भी कोशिश करूंगा मैम, तो आप इसे यहाँ के हाँ, बाद YouTube पर भी देख सकती हैं।
हमेशा के अरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जी तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं और ज्यादा जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उन तक शेयर जी करूंगी, जी। तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत थैंक यू आदित्य। इसी तरह आगे बढ़ते रहो और खूब सारे इंटरव्यूज लेते रहो, और हमारे दोबारा चौबारा जितने भी जरूरत हो लो। जी जी। ओके। ओके, थैंक यू मैम। खुश रहो।